स्ट्रक्चर होता है मैडम, तो वो कैसे हमारी कुछ हैबिट्स को इफेक्ट करता है, और क्या हैबिट ऐसी होती है जो बचपन से लग जाती है बाद में वो हमारी शेप खराब कर सकता है, ये सब चीज़ें मैम एक बार आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताएं। सो बेसिकली एक चीज़ होती है कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन एंड फंक्शन फॉलोज फॉर्म। यानी कि इमेजिन करो दैट यू आर वेयरिंग अ शू, है ना, आप एक जूता लेके आए लेकिन वो जूता बहुत एक साइज छोटा ले आए, तो आप क्या करोगे, आप अपना पैर फंसाओगे उसमें, इवेंचुअली आपके पैर में दर्द होगा। यही अगर आप बचपन से एक बहुत चाइनीज ट्रेडिशन है अगर आपने देखा हो, जहाँ विमेन के पैर बांध देते थे, तो उनके पैर जब वो बड़े होते थे तो वैसे ही छोटे ही रह जाते थे और उसी शेप के रह जाते थे। तो हमारा फेस भी कुछ इसी तरह से ग्रो करता है। बचपन में अगर कुछ ऐसी हैबिट्स बच्चे ले लेते हैं, जैसे कि माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना, बच्चा मुंह खोल के सोता है, या थम सकिंग, अंगूठा चूसना, तो उस टाइम पे हमारे मसल्स, हमारी फेस, हमारे जॉज ग्रो करते हैं। तो in that case, certain harmful habits can lead to a very, very abnormal facial structure when the child grows into an adult. ठीक है मैम, जैसे आपने बताया बचपन से ही ये हैबिट लग जाती है, जैसे बच्चे हम सब करते हैं वो हैबिट होती है, फिर हमने भी नोटिस किया है बच्चों का जो हो जाता है, तो उसका फिर सॉल्यूशन क्या है बाद में, ट्रीटमेंट क्या रहेगा? कोशिश तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर बच्चा मुंह खोल के सो रहा है तो सबसे पहले ये देखना है कि उसको सांस में कहाँ तकलीफ आ रही है। नेजल सेप्टम डेविएटेड है, टॉन्सिल्स है, एडेनॉइड्स हैं, बहुत एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, इस वजह से बच्चा मुंह खोल के सो रहा है। क्या होता है, जैसे हम मुंह खोल के सोते हैं ना, तो हमारा ऊपर वाला जबड़ा, जिसको मैक्सिला बोलते हैं, वो नीचे आ जाता है और नीचे वाला जबड़ा पीछे चला जाता है। तो यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एडेनॉइड फेसेस और अ वेरी पिंच्ड नोज अपीयरेंस। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग, देन when you are an adult, आपके लिप्स बंद नहीं होते, your lips are incompetent, your teeth are forward, very forward, which gives you a very bad appearance, and in long term it can lead to jaw joint disorders. The after, if we have done prevention, it is good, otherwise the cure is jaw surgery, that is jaw repositioning, when we take the upper jaw forward and the lower jaw, upper jaw upward and the lower jaw forward. मैम कुछ लोगों के ऐसे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, तो उनको जनरली क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं डाइजेशन से रिलेटेड या? हाँ, तो अगर डिपेंड करता है कि अगेन वो भी हमारी फेशियल ग्रोथ पे डिपेंड करता है। दांत टेढ़े मेढ़े कब होते हैं, जब दांतों को जगह नहीं मिलती सीधा आने के लिए, दैट मीन्स योर जॉ साइज इज स्मॉल समवेयर। सो अगर ये चीज़ हमें जब दांत आ रहे होते हैं, मिक्स डेंटिशन 6 से 10 साल का जब बच्चा होता है तब पता चल जाता है, तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें हम जॉ साइज ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपर जॉ एक्सपैंड करते हैं, लोअर जॉ को फॉरवर्ड लेके आते हैं, ताकि जब उसके दांत आए तो वो सीधी लाइन में है। बट अगर दांत किसी भी वजह से जॉ स्मॉल रह जाता है या दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, तो अल्टीमेटली बाइटिंग, स्पीकिंग, जॉइंट पेन, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, एंड इफ द जॉ इज टू स्मॉल, इफ योर लोअर जॉ इज टू स्मॉल, देन इट कैन लीड टू अ वेरी नैरो एयरवे, यानी जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी बोलते हैं, यानी बहुत जोर से बहुत यंग एज में खराटे लेके सोना। तो मैम जैसे बच्चे तुतलाहट होती है, उसका मेन रीज़न क्या है? एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं तातुआ, टंग टाई जिसको बोलते हैं। बहुत सिवियर केसेस ऑफ टंग टाई, मतलब जिसमें जबान बिल्कुल ही चिपकी हुई हो, उसमें यस तुतलाना एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यही रीज़न हो, बट अगेन दिस इज़ वेयर फॉर्म इज अफेक्टिंग फंक्शन। मतलब अगर जबान चिपकी हुई है तो खाने में, बोलने में बहुत, बट इसमें सोचने की बात ये है कि अगर बच्चा तुतलाना सीख चुका है, मतलब 4-5 साल हो चुके हैं, तो फिर सिर्फ सर्जरी इलाज नहीं है, स्पीच थेरेपी का बहुत रोल रहेगा, क्योंकि फिर आपको बच्चे को सिखाना है वापस से बोलना, साफ बोलना। जनरली मैम बच्चे जैसे थोड़ा लेट बोलना स्टार्ट करते हैं, तो उसी में उसको अपने को चेकअप कराना चाहिए एक बार। डिलेड स्पीच हैज बिकम यस वेरी कॉमन, बट अगेन उसमें स्पीच थेरेपी का ज़्यादा रोल है रादर देन कोई, बिकॉज आवाज़ तो गले से आ रही है ना, तो अगर बच्चे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, दैट कुड बी अ मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। स्ट्रक्चरली इट कुड बी आइदर टंग टाई और द चाइल्ड इज बोर्न विद अ क्लेफ्ट पैलेट, मतलब ऊपर की तालू कटा हुआ है, तालू में छेद है, तो चिल्ड्रन कैन स्पीक वेरी लेट। तो हम जैसे आप बता रहे हैं इसमें बाद में सर्जरी का ही आप ऑप्शन बता रहे हैं, तो उसमें कुछ रिस्क रहता है या मतलब एक पर्टिकुलर एज है उस एज तक हमें करा लेना चाहिए? अगर तो योर फेस हैज ग्रोन तो हम ग्रोथ का वेट करते हैं, दैट इज एटलीस्ट 17-18 years, एंड आफ्टर दैट वी परफॉर्म जॉ सर्जरीज. Jaw surgeries are performed from inside
inside the mouth, so there is no scar on the face that comes. We generally try to give a more balanced appearance. मतलब deformity correction पे ध्यान ज़्यादा रहता है rather than सुंदर बनाने पे. It is a very clean surgery. We are not dealing with any wound or anything. तो comparatively बहुत clean और complication free surgery होती है. But complications come with every surgery. मैम सर्जरी एक्चुअली सर्जरी में वर्ड इसलिए बोल रही हूँ आजकल सुंदरता का Yes, है yes. कि लोग इंटरेस्टेड रहते हैं. अच्छा कुछ बड़ी प्रोफाइल्स होती हैं जिन किसी की नाक अच्छी नहीं है या फेस को कोई भी अगर अच्छा नहीं शेप नहीं आती है तो वो आज के टाइम में पॉसिबल है कि हम एक अच्छा फेस हम करा सकते हैं. तो थोड़ा उसका मैम बताइए जैसे किसी की नोज बेबी है तो क्या वो सिर्फ सुंदर लुक के लिए उसको ठीक कराए या उसको कुछ हेल्थ इश्यूज है तभी वो ठीक कराए दोनों नहीं, हाँ डेफिनेटली. सबसे पहले डिफॉर्मिटी, अगेन द पर्पस ऑफ जॉ सर्जरीज और एनी सर्जरी इज डिफॉर्मिटी करेक्शन. मतलब नेचर में कुछ टेढ़ापन किया और हम उसको सीधा कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस प्रोफाइल नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है, इसीलिए वो सुंदरता आती है ना. हम समझने की बात है कि वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर बैलेंस. Our face is proportional, 1/3, 1/3, 1/3, 1/5. तो नेचर में सिमेट्री अच्छी लगती है हमें. हम कोशिश करते हैं कि हम फेस को मोर बैलेंस की तरफ ले जाएं. नाक सीधा हो गया, ठुड्डी सीधी हो गई या अपर जॉ स्माइल सीधी हो गई, वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है. हम ये कोशिश नहीं करते कि हम उसे अट्रैक्टिव बनाएं. आप किसी भी चीज़ को बैलेंस में या सिमेट्री में लाओगे तो वो अपने आप सुंदर ही लगेगी. और मैम अगर जैसे करा भी लेते हैं तो क्या बाद में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि कुछ टाइम बाद आफ्टर 20-30 इयर्स कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं इन फ्यूचर? जॉ सर्जरी इज बेसिकली रिपोजिशनिंग द बोन्स, तो उसमें तो जनरली कोई इशू नहीं आता. सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी जब भी आप करते हो जैसे रिंकल्स हो गया या फेस लिफ्ट, उसमें ऑब्वियसली सॉफ्ट टिश्यू विद एज फर्क आता है. हमारी मसल्स ज़्यादा सैग करती हैं, हमारी मसल्स अपनी टोनिसिटी खो देती है बेसिकली, तो उसमें यस डेफिनेटली इशूज आ सकते हैं. बोनी सर्जरी कभी भी होगी, बोनी रिपोजिशन में कोई इशू नहीं. आपको पर्सनल भी अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें यदि फेस कर रहे हैं तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं. तब तक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे जॉ का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ट्रेन करने में प्रॉब्लम जिन लोगों को आती है और अगर सर्जरी भी करा ली है तो बाद में जैसे किसी के टीथ पे इन्फेक्शन हुआ तो जनरली क्या होगा डेंटिस्ट उसको या तो रिमूव करता है. तो उस सीन में जैसे पहले हमने आपसे भी कराया हुआ है और टीथ के हम ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो उस सीन में वो कुछ गड़बड़ होएगी या नहीं होती है या फिर उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा? कोई भी इलाज अपन करे ना आजकल डेफिनेटली, मतलब पहले का ज़माना अलग था, अब ना हर इलाज एक टीम अप्रोच से होता है. सो इफ़ आई एम अ सर्जन आई विल हैव अ डेंटिस्ट विद मी, आई विल हैव एन ऑर्थोडोंटिस्ट विद मी हु इज इन माई टीम. So please understand whenever you go, so no surgery is possible, no surgery is successful without a team approach. Multidisciplinary या interdisciplinary approach बोलते हैं कि आपको सांस लेने में तकलीफ है तो आप फिजिशियन के पास भी जाओगे, आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे, बिकॉज नाउ वी हैव स्पेशलाइजेशंस. सो अगर मैंने किसी की जॉ सर्जरी करी और उसके दांत में दर्द है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है जिसको मैं नहीं एक डेंटिस्ट ट्रीट करेगा. सो देयर इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैम ये क्या ऐसे हेरिडिटी के उसमें आता है फेस स्ट्रक्चर कट होता है? यस डेफिनेटली. एक बहुत फेमस ऑस्ट्रेलियन फैमिली है जिसको हम हैब्सबर्ग जॉ बोलते हैं, जिनके ना सबके नीचे के जबड़े बहुत लंबे और बड़े से होते थे. दे आर वेरी फेमस पेंटिंग्स देयर. सो यस जेनेटिक्स प्लेज अ बिग रोल. ऑफ कोर्स जैसे हमने डिस्कस किया हैबिट्स तो होती हैं जो आपका फेस का स्ट्रक्चर अफेक्ट करती है, बट जेनेटिक्स प्ले अ बिग रोल. ओवरऑल हाइट, ओवरऑल बिल्ड विल अफेक्ट योर फेशियल स्ट्रक्चर. जनरली मैम कुछ छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे में ऐसा होता है कि मुंह खोल के सांस लेते ही हैं तो कई बार ऐसे पेरेंट्स तो शुरू में तो टॉक भी देते हैं लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि हैबिट हो जाती है और लास्ट तक उनका बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है मुंह खोल के ही सांस एक्चुअली सांस नहीं लेते मुंह खुला ही रहता है, सांस उनका ढंग से ही आता है. तो उसी में मैम ये बताइए कि ये हैबिट है या हेरिडिटी है या नहीं ये हेरिडिटरी नहीं है. वी आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीथर, हमें नाक से ही सांस लेनी होती है ना. हमारे नेचर में हमको नाक से ही सांस लेना सिखाया है. अगर हम मुंह से सांस ले रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं नाक से लेके फेफड़ों तक कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है. यस यू हैव टू अंडरस्टैंड. ऑल्सो इफ द चाइल्ड इज ब्रीदिंग थ्रू द नोज देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू. उसको हम लिप टेपिंग बोलते हैं. तो आप बच्चा मुंह खोल के सोए तो आप लिप्स पे टेप लगाइए, लिप बंद करना सिखाइए तो डेफिनेटली वो नाक से सांस लेंगे.
किसी को कोई यदि क्वेश्चन, यस माइक ले निहारिका माइक गुड मॉर्निंग मैम। मेरी फैमिली में एक बच्चा है 6 साल का, तो वो क्या जब बोलता है ना मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, पर उसकी मम्मी को बोलता है, मम्मी को क्लियर समझ में आता है। तो मैंने उनको बोला भी था कि मतलब इनकी बोली मुझे समझ में नहीं आती है, आपको क्यों समझ में आती है, कि इसमें स्पीच का वो है तो थोड़ा डॉक्टर को दिखाओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो दो चीज़ें देखो, एक तो आवाज़ निकालना और एक आर्टिकुलेट करना, है ना। तो जैसे काउंटिंग है ना, 61, 62, 63, ये हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे बोलना है। बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा जो अपनी आवाज़ सुनता है ना वो वैसे ही बोलता है। जैसे अगर उसने सीख लिया कि सो इट तो वैसे ही बोलेगा, अंडरस्टूड। सो दिस इज कॉल्ड एज मिस लर्निंग, है ना। एक होता है इनकॉम्पिटेंस, जहाँ पे कहीं तालू में, नाक में या वोकल कॉर्ड्स में कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा क्लियरली नहीं बोल पा रहा। एक होता है मिस लर्निंग, मतलब बच्चा सीख ही इस तरह से गया है कि अब वो इसी तरह से बोलेगा। दिस इज कॉल्ड एज इनकॉम्प्रिहेंशन, मतलब बोल तो रहा है पर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगेन स्पीच, अगर देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, भाई कहीं तालू कटा हुआ है या टंग टाई है या कोई भी दिक्कत है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, तो हम उसको सर्जरी से ठीक करें। बट अगेन सर्जरी के बाद स्पीच थेरेपी का बहुत रोल है ना। कोई भी अपन ऑपरेशन कराते हैं, रिहैबिलिटेशन का बहुत रोल है। आपके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, आपने ऑपरेशन करा लिया, अगर आप उस हाथ से काम नहीं लोगे तो आपकी सर्जरी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। हम उसकी बात सिर्फ उसकी मम्मा ही समझती है और नहीं समझ पाता। नहीं, दिस इज नॉट, मतलब मेरे हिसाब से तो आप उसको दिखाओ, पर ऐसा नहीं होता। कोई मतलब शब्द हो, मैं इसलिए कह रही हूँ ना, इसको मिस लर्निंग मतलब मिस प्रोनाउंसिएशन या मिस आर्टिकुलेशन बोलो। क ख ग तो सही है पर वो अपने तरीके से बोल रहा है, इसीलिए उसकी मम्मी को तो समझ आ रहा है। और दूसरी क्या चीज़ होती है ना, हम एनकरेज नहीं करते घर में ना बच्चों को बोलना। जैसे पानी का ग्लास पड़ा है और बच्चा ऐसा पॉइंट करेगा, और आप इसीलिए बच्चे को प्ले स्कूल में डालना या और बच्चों का होना घर में, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से बहुत फर्क पड़ता है। बच्चा हमेशा जो देखेगा वही सीखेगा। तो आप उससे बात करोगे तो वो बात करेगा, आप उसकी ज़रूरतें पूरी करोगे तो वो बच्चा बात नहीं करेगा, इसलिए वो स्कूल में बोलता होगा। और ऐसे तो नहीं हो सकता सिर्फ मम्मी समझती होगी, स्कूल जाता होगा तो टीचर भी समझती होगी। नोटिस किया था मैम, मतलब काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं, काफ़ी शब्द उनको बिल्कुल नहीं समझ पाते। जैसे मेरे फादर, वो भी नहीं समझ पाते, बोलना पड़ता है बात क्या बोल रहा है। सो दिस इज इनकॉम्प्रिहेंशन, है ना। बच्चा सीख गया वैसे ही बात करना और इस वजह से अब इस तरह से बात करता है कि समझ नहीं आता। थैंक यू मैम। स्पेशली मेरी जो जनरेशन है 17, 18, 19, इंटरनेट पे या और भी जगह पे आई गेस च्यूइंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। Yes. For example, it is cool to have a chewing gum in your mouth, Right. like always, all the time. Right. So I just wanted to ask, what are the long-term effects of chewing? That's an excellent question. So च्युइंग गम चबाने से ना जॉ लाइन अच्छी हो जाती है, ये सब कहते हैं ना, सबको शार्प जॉ लाइन चाहिए। तो क्या होता है, अगर आप च्युइंग गम चबाने से अपना फेस ठीक करो तो आपको 2 घंटे 3 घंटे ना, आपको कम से कम 8 से 12 घंटे एक दिन में च्युइंग गम चबानी पड़ेगी। तब आपकी ये मसल जो है ना, वेरी सिंपल, आप जिम जाते हो, आप वेट उठाते हो, आपकी बाइसेप्स बनती है ना, वैसे ही च्युइंग गम से आप फेस को एक्सरसाइज करा रहे हो। आप फेस को एक्सरसाइज करोगे तो ये मसल बन जाएगी और आपकी बोन शार्प हो जाएगी, राइट। बट उसके लिए आपको कितनी च्युइंग गम चबानी पड़ेगी वो जॉ लाइन बनाने के लिए, वो मतलब 7 से 8 घंटे रोज चबाओगे। देन इनिशियली नो, बट 7 to 8 months later you will start having pain, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम विल बी जॉ पेन, थक जाता है, अपना मुंह थकता है ना, आप उसको चलाओगे ज़्यादा। सेकेंड थिंग दैट हैपेंस इज मसल हाइपरट्रोफी, जिसको हम मैसेटर हाइपरट्रोफी बोलते हैं। मतलब कि फेस इतना स्क्वायर हो जाता है कि ये हिस्सा जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है और ये हिस्सा छोटा हो जाता है, ठीक है। ये मैसेटर मसल, उसको मैसेटर हाइपरट्रोफी बोलते हैं, मतलब मसल बन गई, बल्की हो गई। Our face is supposed to have a smooth jawline, है ना। It should be soft, it should be smooth, especially for a female. Males में अच्छी लगती है उतनी strong jawline, but females are supposed to have a V-shaped jawline, pointed chin, soft curves. But if we chew chewing gum for a long time, this muscle will build and it will look unhealthy. So first is pain, second is muscle hypertrophy, which then requires ट्रीटमेंट, मतलब कुछ तो इंटरवेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वो मसल अपने आप नॉर्मल नहीं होगी। All audience welcomes. Ma'am, I am Dr. Karan. My brother is
dumb and deaf by birth. What is the reason? बिकॉज कि मेरी फैमिली में कोई नहीं था पहले, और जब उसका जन्म हुआ तो काफ़ी खुशी मिली, सब कुछ हुआ। आफ्टर और ईयर बाद में मतलब जैसे वो वॉकिंग करता था तो ध्यान मतलब पता लगा कि ये तो बोलता था, तो क्या रीज़न आज तक समझ नहीं आया। अब बाद में एक डॉक्टर को दिखाया हमने ENT का, उसने सजेस्ट किया कि इसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, और आज वो शायद आई थिंक 32 साल हो गया, पढ़ाई भी MA कर ली, नेटवर्क JR वगैरह होगी उसकी, लेकिन समझ नहीं आया कि इसका रीज़न क्या है मैडम। हमारे तो जेनेटिक का नहीं था ऐसा। नहीं, सो दिस इज न्यूरोलॉजिकल, है ना। मतलब देखो, अगर स्पीच का प्रॉब्लम है तो मतलब अपन फेस या फेस के स्ट्रक्चर पे बात कर सकते हैं। अगर जन्म से कोई डम्ब है तो ऑब्वियसली द ब्रेन सिग्नल्स अस टू टॉक, है ना। अगर स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है देन इट कुड बी न्यूरोलॉजिकल, सो दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। रीजन क्या हो सकता है, जैसे मान लो आप तो इसके बारे में मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ऑल आई कैन टेल यू इज कि कोई स्ट्रक्चरल रीजन नहीं होगा अगर बच्चा जन्म से डम्ब एंड डेफ है। देयर कुड बी ब्रेन इंजरी एट द टाइम ऑफ whether the child was in the womb or after birth also, but it cannot be told specifically unless there is a neurological evaluation. That is an extensive evaluation. There can be multiple neurological problems. Yes ma'am. Yes. इन केस पैरालिसिस अटैक जब फेस पर होता है तो क्या वो भी फेशियल सर्जरी से ठीक हो पाता है, जो फेस पे जो डिस्फॉर्मिटीज आती हैं? Yes. That is called as facial reanimation surgery. ठीक है, उसको हम facial reanimation surgery बोलते हैं। बेसिकली एक नर्व होती है जिसकी वजह जो हमारे फेशियल, जैसे हम हंसते हैं, हमारी भवें तंती है, हम गाल फुलाते हैं, ये हमारी मसल्स को एक पर्टिकुलर नर्व सप्लाई करती है, जिसके पैरालिसिस से फेशियल पैरालिसिस होता है। तो बाद में जब पैरालिसिस वाला पीरियड निकल जाता है 1-2 साल, जब वो जितना रिवर्स हो सके उतना तो अपन रिवर्स करने की कोशिश करते हैं फिजियोथेरेपी, जो बच जाता है उसको हम डेफिनेटली उसको हम मसल रिपोजिशनिंग करते हैं, जिसको हम फेशियल रीएनिमेशन सर्जरी बोला जाता है। मतलब जैसे स्माइल एक तरफ नहीं आ रही है तो स्माइल ठीक करना, आँख ठीक करना, दैट इज अ सर्जरी। यस, देखो सर्जरी तो कर दी आपने, लेकिन वो अगेन आई विल से सर्जरी के बाद रिहैब बहुत इम्पोर्टेंट। व्हाट वी डू इज बेसिकली जो खाने की मसल्स होती हैं हम उन्हें फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स के साथ सिल देते हैं। तो हम कैसे पेशेंट को ट्रेन करते हैं कि जब आप क्लेंच करेंगे तो आपकी स्माइल आएगी। दिस इज व्हाट वी डू, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेशियल रिएनिमेशन। सो यस, प्लीज अंडरस्टैंड, सर्जन का एक ही गोल होता है, अगर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में 10% भी इम्प्रूवमेंट आए तो वो सर्जरी जस्टिफाइड है ना। अगर मैं वो चीज़ आपको नहीं दे सकती तो वो सर्जरी जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। So if a patient is suffering from facial paralysis, it is a huge, psychological obstacle for the patient. So anything that we can do to improve that should be done. Ma'am, in many women face hyperpigmentation or melasma. So can it be removed from facial surgery? That is not, उसके लिए सर्जरी नहीं लगती, दैट इज देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स बट देयर ऑल इन ऑफिस प्रोसीजर्स। मतलब वो हम OPD बेसिस पे कर सकते हैं। डेफिनेटली इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल पिगमेंटेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे मिलाज्मा इज जनरली अकर्स इन लेट 30 to 40 years of age or post pregnancy. So we need to first find out the reasons, and yes, there are multiple treatments that are available for hyperpigmentation. There are creams. It is more of a dermatologist treatment, but yes, there are peels available, there are creams available. Depends on what is the reason, and that depends on the clinical evaluation of melasma. But yes, it can be treated. Permanent slowing. Yes. Because it is increasing nowadays. Yes. Even young children, they snow. Yes, and that is a big problem. So basically, अगर हम समझें तो नाक और मुंह से फेफड़ों तक लेकर एक ट्यूब है ना, वो एयरवे है हमारा। दैट एयरवे इज अ कोलैप्सिबल एयरवे, वो मसल्स से बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। इट कुड बी अ लार्ज टंग, इट कुड बी अ डेविएटेड नेजल सेप्टम, इट कुड बी जस्ट मसल, हमारी मसल में इतनी ताकत नहीं है। सो जब हम सोते हैं तब जब हम सांस लेते हैं कहीं ना कहीं देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे कोलैप्सेस, ठीक है। उसको हम एपनिया बोलते हैं, यानी कि जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती और ऑक्सीजन सैचुरेशन हमारा 0 हो जाता है तो हमारा ब्रेन जगता है और फिर हम जग जाते हैं नींद से। इसके बहुत सारे मतलब इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी मॉडरेट, इट कैन बी सिवियर, जो हम एक स्लीप स्टडी से ही पता लगा सकते हैं। Then once it is diagnosed as obstructive sleep apnea, there are various
ट्रीटमेंट्स. सो फर्स्ट इज CPAP. जब आपको मशीन दी जाती है सांस लेने के लिए, तो जो पॉजिटिव प्रेशर देगी ताकि आपका एयरवे नींद के टाइम पे खुला रहे. So that is called that is generally recommended by chest physician. If compliance to CPAP is good and it is managed by CPAP, then it is great. If there is a structural obstruction, मतलब it could be a dilated septum, it could be a large tongue, it could be a small jaw, right? Then we have to do some surgical intervention to correct that obstruction, which will then lead to a better sleep. So it could be septal surgery, it could be tongue reduction surgery, or it could be maxillomandibular advancement. ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा आगे लाने से आपकी मसल्स आगे आती है और आपका एयरवे जो है वो पीछे से खुल जाता है. But does it increase with age? There are multiple factors that could lead to obstructive sleep apnea, but if the child is suffering from obstructive sleep apnea, then it needs to get evaluated right there and then. Yes, but there are lifestyle factors also. There's obesity. In long term, it could lead to cardiac changes, it could lead to hypertension, it could lead to other problems. So if the child is snoring, then definitely it needs to get evaluated. Now, what about those who were not snoring when they were young, but with the age they feel that now they have started snoring? Right. Is it related to some muscular issues that occur along with the age? No, not muscular issues per se, but weight gain, obesity is a factor, yes, for obstructive sleep apnea. As I told you, the airway is like a collapsible tube, है ना? So the whole thing is made of muscles only, but it requires evaluation to understand if you're talking about obstructive sleep apnea. मतलब there is an obstruction somewhere in the airway. That needs to be evaluated where the obstruction lies, and therefore and accordingly treatment can be. तो डॉक्टर ऑपरेट करता है, तो मैम आपने ऑपरेट हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद भी चांसेस है कि कुछ इतना परसेंट कॉर्नर पहले डैमेज था तो वो पूरा कंप्लीट अब सिक्योर हो सकता है या फिर भी डैमेज नहीं? That is a question for an eye specialist. नहीं मैम, ऐसे में ये हो सकता है कि कॉर्नर जो अपन स्पीड होते हैं भेंडापन से अपना थोड़ा डैमेज होने लग जाता है, उनकी वो प्रॉब्लम है तो वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो आपको I am really not qualified to answer that question. Please, molding होती है definitely, but no, it is not recommended. Only first 3 months of the child, it is called the maternal estrogen is there, so the cartilage is very moldable, but not after that. It is more beneficial when the child is born with a cleft lip and palate. जब बच्चा कटे फूट या फटे तालू से पैदा होता है तो डेफिनेटली मोल्डिंग, लिप टेपिंग, ये सब चीज़ें कारगर होती हैं, but not after that. I was small, my first teeth was really perfect, but now when they fall, the teeth come, they are just, one is in front, one is small in height, one is just going up. I don't know why. What are you talking about? Can you repeat your question? Teeth. Okay. So when you were small, you had primary dentition, है ना, milk teeth. My milk teeth were really right, they were no problem. But then when the other teeth come, there is one is big in height, one is going backward, one is What is your age? What is your age? 10. 10. Your teeth are still coming, Prati. There are some teeth which are coming. There are some teeth which have come. That is why you feel कि कोई ऊपर है, कोई नीचे है. वो अभी आए हैं. But still these second term teeth, na, they are out of shape. You just see her. I will see. Because see, this is a general platform. I can't answer it like that. Na? So some understand. There's one more question there. Ma'am, actually I have a question that it is said that if we wash our face with cold water in winters regularly, there is more chance of getting facial paralytic attack because of the freezing of the nerves. Is it true or not? It's not true. Then Facial palsy, if it occurs without it's called as idiopathic facial palsy. It can occur. It's called Bell's palsy, which can occur without any reason also, but not washing your face with cold water. एक साइड की करवट सोने की आदत होती है, क्या सोने की हैबिट भी इफेक्ट करती है इसके स्ट्रक्चर? नहीं करती, उसे तो रखना ही पड़ता है. प्रेशर लेकिन छोटे बच्चे के लिए तो ये बोलते हैं कि बच्चे को करवट से नहीं सुलाना है, उसको स्ट्रेट सुलाना है, नहीं तो ऐसा मतलब ये साइकोलॉजी है? नहीं, ऐसा होता है? नहीं. अगर आप करवट से सुला रहे हो तो आप हर 2 घंटे में करवट चेंज करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है. और मैम जैसे हेलमेट पहनते हैं ज़्यादातर लोग, हेलमेट पहनने से क्या इफेक्ट होता है? क्या शेप में आता है? नहीं, पर हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है. नो डाउट.
सो मैम जैसे बचपन से कैल्शियम का रहता है, अगर कैल्शियम बॉडी में प्रॉपर नहीं आता है तो उससे भी इफेक्ट होती है शिफ्ट? नहीं, दांतों की क्वालिटी पे इफेक्ट होता है डेफिनेटली। अगर कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है तो टीथ लेट आ सकते हैं, डीलेड इरप्शन हो सकता है। बोन शेप में नहीं आएगा? बोन शेप में नहीं आएगा, है ना। बोन अगर टीथ ही लेट आएंगे तो वैसे भी जॉ स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो जैसा कि मैम ने बताया है, और पर्सनली यदि किसी को इशू है भी और काफ़ी टाइम से वो अगर फेस कर रहे हैं तो आई थिंक आपको एक बार मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए के बाद में। थैंक यू, लवली ऑडियंस। थैंक यू सो मच।